ओके, सो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया. मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तुम्हें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी ना, वो तो कुछ ऐसा होता नहीं है. तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ ग्रेटर डिटेल, दो चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ के थ्रू एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी एक पर्टिकुलर एरिया में, और उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस एरिया में. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. मोर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, greater will be the electric flux through that particular area. ठीक है. अब यहाँ पे बार बार एक चीज यूज हो रही है, दैट इज एरिया. सो व्हाट इज दिस एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट? in most of the cases the area which we are talking about is imaginary, so we have to deal with some imaginary areas in this topic. ठीक है. sometimes the area is real, sometimes there is a real screen and that screen has a real area. उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. वहाँ पे एक्चुअल एरिया है, तो एक्चुअल एरिया को कंसिडर करेंगे. सो एरिया ज़रूरी नहीं है कि कोई सरफेस होनी ही चाहिए हमेशा जो फिजिकल हो, वो इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है. ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, I told you what is electric flux. Electric flux is the number of electric field line passing through a unit area. But then comes what is area. So let's talk about area vector. So here the area is nothing but a vector quantity. It is a vector quantity. Generally area is never vector. Area is always scalar because it does not have a direction. But क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे scientific calculation को consider कर रहे हैं जिसमें area की direction important हो जाती है. एरिया की डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस एरिया के थ्रू कुछ चीज़ें पास हो रही है, और वो चीज़ें कौन से डायरेक्शन में पास होगी वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड वो एरिया के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. सो दैट मीन्स एरिया वेक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा. नॉट ओनली स्केलर क्वांटिटी, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, बट द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर होता क्या है? एरिया वेक्टर को हम लोग दो चीज़ों में समझ सकते हैं. एक तो एरिया का मैग्नीट्यूड, दैट इज इट्स स्केलर क्वांटिटी associated with area, and second is its direction. The direction of area vector is always normal along the surface of area. जो सरफेस है एरिया की, जिस एरिया को ले रहे हैं उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है. तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है तुम्हें फिगर में. एक तो है डेल्टा एस. डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड एक है एन कैप. एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल और नॉर्मल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द व्यूअर इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तुम अभी एक डेस्क पे बैठे हो, तुम्हारे सामने एक सरफेस है. सपोज उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है. तो यू शुड नो व्हाट इज द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय द direction, and the direction is perpendicular coming towards you from that surface, coming towards you as a viewer. You are the viewer na, so it is coming towards you, basically perpendicular direction. ठीक है. so area vector का जो formula है that is delta s vector which is equal to delta s times n cap. delta s is the area and n cap is the direction, or you can say unit vector pointing towards perpendicular direction to that area. अब एरिया वेक्टर हमेशा फ्लैट सरफेस अगर लोगे तुम
तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब ये सारे एरिया वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे, they all will be parallel to each other because they all will be perpendicular to the surface. So all these area vectors are perpendicular to the surface and parallel to each other. ठीक है, so that is basically the direction of area vector for a flat surface. But what if it is not a flat surface? What if it is a spherical surface? If it is a spherical surface, then the direction of area vector will continuously change from one point to another on the spherical surface. स्फीयर के हर हिस्से में एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, बिकॉज स्फीयर एक सरफेस ही ऐसी है जहाँ पे एरिया का जो डायरेक्शन है या फिर सरफेस का जो ओरिएंटेशन है, इट इज़ नॉट यू कैन से symmetrical along all the points. The area is continuously, you can say, pointing towards different direction at different points on the sphere. So area vectors will also point in different direction. ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सम सरफेस, ये इसका डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सम सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of the number of electric lines of forces or electric field lines passing through that area along the normal to the surface. Along the normal to the surface बहुत important है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस पास हो रही है, दैट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस विच इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस फिगर. यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर है. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये सेम नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से निकल रही है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकलने का डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है. मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे ढूंढेंगे? सो बेसिकली व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी केस, इन एनी जनरल सिचुएशन. In a normal situation, I told you electric flux is the number of electric field lines passing normally through any surface, through any area. ठीक है, but what if they are not passing normally? In any case, you can use one formula for electric flux, which is electric flux, which is phi E. Phi E is equal to E dot ds. E dot ds. ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में, दैट इज E ds cos थीटा. व्हाट इज E, व्हाट इज ds? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. नंबर टू एरिया, एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो. एंड नंबर थ्री cos theta, where theta is the angle between electric field and the area vector. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, उसका कॉस निकाल लो और एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल लो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो. ये तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला. हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. और एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ द गॉस लॉ, गॉसेस थियरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, गॉस थियरम. ओके, तो ये मैंने जो फॉर्मूला बताया यहाँ पे,
ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होती। तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ता है, और फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें वो छोटे एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है ओवर द होल सरफेस, जो हमने पहले भी किया है, चार्जेस के टर्म्स में किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में किया है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में भी करेंगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा ई डी एस, ई डॉट डी एस, याद रखना ई डॉट डी एस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। सो उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो टोटल फ्लक्स ओवर अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। सो ई डॉट डी एस का और एक ये एप्लीकेशन हो गया। बट मैं तुम्हें बता रहा था कि गॉस थ्योरम का भी एप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा अभी आज के लेक्चर में। सो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ये जो ई डी एस है ना, दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर्मूला, इट मेक्स योर लाइफ इजी। कैसे? क्योंकि मुझे ई डी एस को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज क्या है, वो है क्यू, क्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, कांस्टेंट है, बस इसको डिवाइड कर दो और तुम्हें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द सरफेस। तुम्हें ना सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत है। सो गॉस थ्योरम ने ये पूरा जो प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रिक फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, उसको सिंप्लीफाई किया। वो कैसे किया है उसका पूरा डेरिवेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, जो बहुत सिंपल है। पूरे चैप्टर में सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन गॉस थ्योरम का है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम गॉस थ्योरम, ठीक है। सो ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखो दो चीज़ें, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया है उसका फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉसेस थ्योरम, ठीक है। ये दो फार्मूला अभी याद रखो, क्योंकि अभी इसको न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करें, राइट। तो ये तुम्हारे आज के कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस काफी सिंपल है, इजी है क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है, बट उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है, न्यूटन पर कूलम। कंसिडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 10 यूनिट्स, एरिया भी दिया है 10 यूनिट्स, प्लेन सरफेस भी बोला है, पैरेलल टू YZ प्लेन। अब तुम देख रहे हो मैंने क्लियरली यहाँ पे XYZ कोऑर्डिनेट्स बना के YZ प्लेन को बताया है कहाँ पे। YZ प्लेन कहाँ पे? YZ प्लेन इज एज शोन इन द फिगर ओवर हियर। दिस YZ प्लेन is perpendicular to x axis, but it is parallel or it is along y and z axis। ये जो yz प्लेन है वो x axis से तो perpendicular है, लेकिन y और z axis से क्या है? parallel या along y and z axis। अब तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो x डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, y डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, और z डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट y and z डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड। Why we are not bothered? Because there is no electric field lines which can pass through this plane surface which is parallel to YZ plane, which is along y and z axis। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, क्या वो ये प्लेन में से पास करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, क्या वो इस प्लेन से पास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। इस प्लेन से पास करने के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। यहां पे तो देखो इस डायरेक्शन के लिए, z वाले डायरेक्शन के लिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर ऑफ दिस एरिया एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। द एंगल, देखो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो या तो हम ऐसे लेंगे या तो हम ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन between Ez and the area vector over here, n cap? The angle between Ez and n cap is 90 डिग्री and cos 90 0 होता है। और मैंने अभी बताया था फ्लक्स का जो फॉर्मूला था ई डी एस cos 90 cos थीटा, cos 90 अगर ज़ीरो हो गया तो बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this plane due to electric field in y and z direction will be zero. So there will be only one direction which is responsible for the electric flux passing through this plane, that is x direction. मतलब सिर्फ 4 I cap की वजह से, that is electric field का जो magnitude है that is 4 Newton per coulomb along x axis, उसी की वजह से electric flux होगा। तो उसका magnitude कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डी एस। ई along x axis is 4 units, 4 Newton per coulomb, and the area along perpendicular to the along x axis जो area vector है वो area है 10 units। तो उसका magnitude कितना हो जाएगा? 4 times 10, that is 40 units। 40 units is the electric flux through this plane। इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब तुम कैलकुलेट करते हो तो याद रखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें उस डायरेक्शन में कैलकुलेट नहीं करना जहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होता है। 90 अगर आ गया तो cos 90 जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और नॉर्मल लॉजिक ये बोलता है कि क्योंकि ये जो प्लेन है इट इज़ अलॉन्ग y एंड z एक्सिस, तो ये प्लेन में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, इसलिए इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा अलॉन्ग y एंड z एक्सिस। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज x एक्सिस। इसको सिर्फ तुम थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल। सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल क्या बोलता है देखो, you will be surprised to see that most of the solved examples they don't require any calculations. The formula are simple, there is no need of integration also, nothing, just little logic is required. Next question मैं बताता हूँ। A cylindrical surface is placed in a uniform electric field. एक cylindrical surface है, ठीक है। Cylindrical surface is a 3-dimensional surface. It is placed in a uniform electric field in such a manner that axis of cylinder is parallel to the electric field intensity. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो एक्सिस है सिलेंडर की, ये पैरेलल है एक दूसरे से। Using Gauss's law, prove that the net charge enclosed by this cylinder surface must be zero. मतलब मुझे गॉस लॉ यूज करके ये प्रूव करना है कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू जो नेट चार्ज है वो जीरो है। मतलब इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। अंदर का नेट चार्ज जीरो कब होगा? अंदर का नेट चार्ज जीरो तब होगा जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब इसमें कितनी सरफेसेस है ये पहले समझ लो तुम। इसका मैं प्रॉपर डायग्राम दिखाता हूँ जो वो लोग ने ड्रॉ किया है। हाँ, ये वाला डायग्राम ज़्यादा सही। इसमें वो लोग ने जो सरफेसेस ली है वो तुम समझो कौन सी है। एक तो है ये लेफ्ट वाली सरफेस, इसका एरिया है ds। एक ये है राइट वाली सरफेस, इसका एरिया है ds। और ये एक ये वाली सरफेस ली है जो कर्व्ड सरफेस एरिया पे है। अब कर्व्ड सरफेस पे उन्होंने सरफेस यहाँ पे नीचे ली है, मैं यहाँ पे ऊपर ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे सामने ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। हर केस में कर्व्ड सरफेस का जो एंगल बनेगा, कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर का एंगल, आई एम सॉरी अबाउट दैट, कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर का एंगल मतलब ये वाला एन कैप या फिर ये जो सामने वाला आ रहा है, सामने दिखाया है मैंने, बाहर अपनी तरफ आ रहा है वो वाला एन कैप, या फिर ये ऊपर वाला एन कैप, या फिर ये नीचे वाला एन कैप, ये सारे एन कैप का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना बनेगा? 90 बनेगा। सही है कि नहीं? मानते हो कि नहीं तुम ये बात? देखो इसका एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट और ये एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ। लेफ्ट टू राइट और ऊपर वाला एंगल कितना होता है दोनों के बीच का?
90, इनके बीच का एंगल 90। ये आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90, इनके बीच का एंगल 90। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल पूरी कर्व्ड सरफेस पे, पूरी कर्व्ड सरफेस पे 90 होगा। तुम कोई भी एरिया ले लो, कोई भी एरिया ले लो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है तो ई डी एस कॉस 90 पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है कि कर्व्ड सरफेस से एक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये लेफ्ट वाले सरफेस से अंदर घुस रहा है और राइट वाले सरफेस से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कर्व्ड सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, तो उसको तो हम हटा ही देंगे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए कर्व सरफेस एरिया का कोई काम नहीं, क्योंकि वहां पे थीटा की वैल्यू 90 डाल के उसको जीरो बनाने वाले हम लोग। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर फॉर द लेफ्ट फेस? ये लेफ्ट फेस के लिए व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, कैन एनीवन टेल मी? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यस, कैन एनीवन टेल मी? 180 is perfect. ठीक है, what is the angle between the area vector for this right face, ठीक है, and the electric field? 0 डिग्री। 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ रहा है 180, यहाँ पे आ रहा है 0। सो ई डी एस कॉस थीटा में कॉस 180 होगा, यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा में कॉस 0 होगा। कॉस 180 कितना होता है? -1। कॉस 0 कितना होता है? +1। -1 +1, मतलब एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है और दूसरी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल और ऑपोजिट होगा लेफ्ट और राइट फेसेस में। इक्वल और ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के केसेस में अगर हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। The amount of electric flux entering through left face is equal to the amount of electric flux exiting through the right face. So what is the net electric flux enclosed at any given instant? 0. समझ में आ रहा है तुमको? जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट फेस से एंटर कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट फेस से एग्जिट कर रहा है, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज 0 होगा। इसको वो लोग ने कैसे दिखाया है, देखो, दिस इज हाउ दे हैव शोन। phi e, that is the net electric flux, is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Phi 1 is e ds cos 180, phi 2 is e ds cos 0, this is left face, this is right face, and phi 3 is e ds cos 90, जो तो खुद 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ई डी एस ड्यू टू कॉस 180, ये हो जाएगा प्लस कॉस ई डी एस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए एक माइनस एक प्लस, दोनों का सम 0 हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस ऑफ दिस सिलेंडर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सिंस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, वी कैन यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? phi e is equal to q by epsilon naught. मैंने अभी ढूंढा phi e कितना है, 0 है, which is equal to q by epsilon naught. तो therefore q is equal to 0 into epsilon naught will be 0. ये q क्या है? What is this q? This is the charge enclosed. This is the enclosed charge. Remember this. This is enclosed charge. इसका मतलब है कि इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंड्रिकल सरफेस मस्ट बी 0. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर? पक्का समझ में आया तुमको? राहुल, अनुष्का, सुजय, तुम्हारा कैम ऑन नहीं है तो आई कैन नॉट सी यू व्हेन यू आर नॉडिंग, और इफ यू आर नॉडिंग और नॉट, आई डोंट नो। डिड यू अंडरस्टैंड? नेट चार्ज एनक्लोज 0. Yes, sir. Great. Durva, did you understand? Yes, sir. Great. One more question which I want all of you to note it down.
because this is not a question, this is a formula which you are going to use ahead in this chapter. There are multiple questions based on this formula, this question. You can say this is application of Gauss's theorem, or no, sorry, derivation of Gauss's theorem. A point charge q is placed at a point plus q. Calculate the electric flux associated with one sphere of radius r with the given point charge at its center. एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जो एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे रखा गया है. अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा किसके साथ? स्फीयर के साथ. स्फीयर की रेडियस आर है, मतलब देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द surface of the sphere due to this point charge which is placed at the center of the sphere. But how much will be that electric flux? Can we calculate electric flux for all the surfaces individually and add them? Actually that is impractical. So what we do is we use calculus. We just imagine that there is one small surface of area ds, and through that surface ds what is the electric field? We take it as E, and we take a dot product of EDS, and then we take integration of that over the whole surface of the sphere. ठीक है. अब E का फॉर्मूला मुझे पता है 1/4 pi epsilon naught times q by r square, where q is the source charge due to which the electric field exists. So 1/4 pi epsilon naught times q by r square is the electric field's formula times ds is that small area. अब इसमें 1/4 pi epsilon naught times q by r square सब कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट है, सब बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया ds का. अब तुम देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसको मैं अलग से लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज स्मॉल एरिया ओवर द होल सरफेस ऑफ स्फीयर. मतलब बेसिकली मुझे पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया को कंसिडर करना है. स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर. सो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर देना है. क्या हुआ, क्या होगा इससे? देखो 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट. So phi is equal to q by epsilon naught. Now you should not be surprised with this formula. This is the formula of electric flux given to us by Gauss's theorem. यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ऊपर यूज भी किया था एक जगह पे मैंने. q e is equal to phi e is equal to q by epsilon naught, और उससे पहले मैंने बताया था यहाँ पे phi e is equal to q by epsilon naught. ठीक है. So this is actually how you derive Gauss's theorem. तुम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हो, उसके अराउंड एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बनाते हो जिसकी रेडियस r है. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज enclosed which can be considered anywhere at the center, anywhere or at the center, कहीं भी कंसिडर कर सकते हो इस चार्ज को, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q by epsilon naught, charge enclosed upon epsilon naught, that is the total electric flux through the surface of the sphere. सर फिर गॉस थ्योरम सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, it is applicable for all the bodies which are closed. सारी closed surfaces के लिए applicable. ये फॉर्मूला हमने स्फेरिकल बॉडी के लिए डिराइव किया, लेकिन अभी तुम देखोगे गॉसेस लॉ और उसका जो एप्लीकेशन आएगा उसमें तुम देखोगे कि ये बॉडी कोई भी टाइप की हो सकती है. ठीक है. उसको सिर्फ एनक्लोज्ड होना पड़ेगा. बॉडी को कैसा होना पड़ेगा? एनक्लोज्ड मीन्स इट शुड बी ए 3-dimensional एनक्लोज्ड बॉडी. उसके अंदर अगर तुम चार्ज रखोगे, ठीक है, तो उसके सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो तुम इजीली q inside upon epsilon naught से निकाल सकते हो, because it does not depend on r. You see the formula phi is equal to q inside upon epsilon naught में r है ही नहीं, तो सरफेस कैसी भी हो सकती है.
सिर्फ वो 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। वो क्यूब होगा तो चलेगा, क्यूबॉइड होगा तो चलेगा, सिलेंडर होगा तो चलेगा, और नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा, सिर्फ एनक्लोज्ड होना चाहिए। उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस निकलेगा दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। ठीक है, एंड गॉसेस लॉ का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, सो लेट अस रीड दैट एंड डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, so you get more idea about how Gauss's law operates. So Gauss's law states that the total electric flux through a Gaussian surface, अब जो सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें बोला स्फेरिकल हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, कैसी भी हो सकती है, वो सरफेस का नाम हमने रखा है गॉसियन सरफेस, बिकॉज गॉसियन सरफेस इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सरफेस, and that's why I'm giving you liberty to take the shape of this Gaussian surface as anything. This Gauss's law will be applicable. So such a surface is known as Gaussian surface. So Gauss's law states that the total electric flux through a Gaussian surface depends on charges inside the volume, inside its volume. Electric flux depends on charges inside its volume. So mathematically, phi or electric flux is closed integral over the whole surface of EDS. Closed integral over the whole surface of what? Of E dot ds, which is equal to q inside upon epsilon naught. So now you are not bothered about electric field. Now you are not bothered about the area. You are simply bothered about the charges which are enclosed inside this closed surface. जितना चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होगा उसको ले लो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, खत्म, तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ गॉसेस लॉ जो हम लोग अप्लाई करने वाले। अब इसको वेरीफाई किया है, वेरीफाई वो लोग ने किया है वो स्फीयर वाले एग्जाम्पल के साथ जो हमने ऑलरेडी लिख लिया पहले ही। ठीक है, अभी इसको यूज़ करके हम वेरीफाई करेंगे, तो देखो कैसे वेरीफाई किया है और उसके पहले वो लोग ने रीजनिंग्स क्या दिए। So let us use a point charge to understand Gauss's law using Coulomb's law. Remember, if you don't use point charge, if you use a dipole, if you use a continuous charge distribution on a linear, you can say linear body or a surface or a extended body in 3 dimension, that is also okay. ठीक है, the law does not change. We can understand the law better with the help of a point charge. Point charge से तुम्हारा derivation भी simple रहता है. So let us use a point charge to understand Gauss's law using Coulomb's law. Let us also select a spherical Gaussian surface which is easier to understand for all of us around the point charge, keeping it at the center of spherical Gaussian surface. Now center का जो location है चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, वो भी हाइपोथेटिकल है, सेंटर पे नहीं भी रहेगा चार्ज तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल कीप इट एट सेंटर एंड सी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस. The direction of area segment selected anywhere on the spherical surface is also radially outward. That means at any point on the surface of the sphere, the direction of electric field and the direction of area vector are parallel to each other. That means the angle between them will be 0, theta will be 0, cos theta will be 1. ठीक है, okay. So we can say that phi is equal to closed integral over the whole surface of the sphere of E dot ds, or closed integral of E ds cos 0, or closed integral of E ds. Now since the magnitude of electric field is same everywhere on the spherical surface, why? Because we have assumed this charge to be situated at the center, और सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि ये स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरफेस का डिस्टेंस सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस विल बी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, तो हमारे पास बचता क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds क्या होगा,
तुम छोटी छोटी सरफेसेस लोगे स्फीयर के सरफेस के ऊपर और सबका एरिया ऐड करोगे, मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का, विच इज़ 4πr²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई की वैल्यू आएगी Q/ε0। Hence the electric flux through the spherical surface around point charge at its center is phi is equal to Q/ε0। This is the result which we get from Gauss's law। यही रिजल्ट हमें गॉसेस लॉ से भी मिलता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्मूले बताता हूँ। अगर मैं स्फीयर को हटा के क्यूब ले लेता हूँ तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? Q/ε0। क्यूब को हटा के क्यूबॉइड ले लेता हूँ तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? Q/ε0। क्यूबॉइड को हटा के सिलेंडर डालता हूँ या कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस डालता हूँ, चार्ज कह रहा हूँ, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? Q/ε0। क्यू कहाँ पे है वो मैटर करता है क्या? नहीं करता है मैटर। सेंटर पे है, किधर भी, कहीं भी हो, एनक्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन बनते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट फार्मूला। ये मॉडिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाला हूँ, ये फार्मूला पे बेस्ड है। फर्स्ट फार्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ अ क्यूब। देखो क्यूब के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज क्यू, लेकिन टोटल चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है हर एरिया के थ्रू, वो तो इक्वल होगा ना। क्यों? क्योंकि क्यूब के हर कितनी सरफेस होती है क्यूब के पास? 6 सरफेसेस, और हर सरफेस का एरिया इक्वल है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी 1/6 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज Q/6ε0। ठीक है, सो दिस इज वन फॉर्मूला विच इज वेरी हैंडी, विच गिव्स यू अ क्विक आंसर। ठीक है, अच्छा, क्यूब के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 मैंने पहले ही बताया, स्फीयर के थ्रू Q/ε0, और फ्लक्स डेंसिटी। नाउ समटाइम्स दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी? नाउ डेंसिटी इज बेसिकली, जो तुम फिजिक्स में, मैकेनिक्स में पढ़ते हो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसकी डेंसिटी ढूंढ रहे हो, तो मास की जगह फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे एरिया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के थ्रू पास हो रहा है। सो phi/a विल बी द फ्लक्स डेंसिटी। ये एक और एक हैंडी फॉर्मूला है, कभी कभी काम आता है। ठीक है, सो दिस वॉज गॉसेस लॉ, इट्स प्रूफ एंड इट्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विच आई गेव यू। नाउ विल अप्लाई दिस लॉजिक इन टू द न्यूमेरिकल एंड विल सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, विच इज़ अ वेरी, आई से इट इज़ अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज इट राइट अवे टेस्ट वेदर यू हैव अंडरस्टूड गॉसेस लॉ करेक्टली और नॉट। तो क्वेश्चन क्या है देखो, देर इज अ क्यूब ऑफ एज लेंथ L, मतलब ये क्यूब है जिसकी जो एज लेंथ, मतलब साइड है, वो L। ठीक है, देर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, और एक रॉड है अलग से, उसकी भी लेंथ L है। मतलब ये क्यूब का एज का साइड की एज और लेंथ की रॉड दोनों L है। टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज Q एंड रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज। कोई मुझे बता सकता है चार्ज पर यूनिट लेंथ रॉड पे कितना होगा? टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ L है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? Q/L। You know what is charge per unit length? लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि ये रॉड के साथ हम लोग कुछ खेल करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पे? व्हाट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब आर पॉसिबल इफ वन एंड ऑफ द रॉड इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब रॉड को हमने इस तरीके से इंसर्ट किया है कि उसका एक एंड रॉड का सेंटर ऑफ द क्यूब पे पहुंच रहा है, टच कर रहा है। तो इन व्हाट वेज यू कैन रीच द सेंटर ऑफ द क्यूब? दैट्स व्हाट दे हैव शोन विद दिस वेरी क्लेवर डायग्राम। ठीक है, इसको ध्यान रखो। दिस इज नथिंग, आई एम टेलिंग यू, द कैलकुलेशन इज सो चिंदी, कुछ भी नहीं है। लेकिन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि how one end of the rod reaches the center of the cube, you will never get the answer. So one way of getting to the center of the cube is inserting the rod through one of the faces, the center of the faces,
and such that the rod goes inside the cube as shown in the figure and reaches the center. But in this case, if you see half the rod length is outside and half the rod length is inside, मतलब चार्ज रॉड का सिर्फ आधा पार्ट अंदर है, तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा? Q/2, हाफ ऑफ द चार्ज, बिकॉज हाफ ऑफ द रॉड इज इनसाइड, तो एनक्लोज चार्ज होगा Q/2. ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया कि रॉड के एंड को हमने सेंटर तक पहुंचा दिया और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0, लेकिन Q की वैल्यू Q/2 है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q/2ε0. अब मैंने यहाँ पे Q मिनिमम लिखा है. क्यों लिखा है मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ. ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा एक तरीका है सेंटर पे पहुंचने का, ये वाला. इसमें क्या किया है मैंने, एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट को, दो एजेस जहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं ना, क्यूब का वर्टेक्स बोलते हैं, द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. ये वर्टेक्स के थ्रू मैंने उसको इंसर्ट किया अंदर, किसको? रॉड को, और मैंने उसको सेंटर तक पहुंचाया. तो बेसिकली क्या हो रहा है पता है, मैं जब उसको एक वर्टेक्स के थ्रू अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ, सो आई एम एक्चुअली पुशिंग द रॉड अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब. क्यूब के डायगोनल के अलोंग में डाल रहा हूँ उसको, और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है क्यूब की? √3 टाइम्स L. ये तुमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ा है ना 10th में. डायगोनल की लेंथ, क्यूब के डायगोनल की लेंथ होती है √3/L. ठीक है, अब अंदर तो पहुंच गया, लेकिन कितना अंदर पहुंचा है रॉड? तो ये सिर्फ सेंटर तक पहुंचा है. मतलब रॉड की जो लेंथ है विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब, इट इज from the center up to the vertex, only this much, which is basically half the length of the diagonal, which is basically √3L/2. √3L/2. तो कितना चार्ज इस लेंथ पे होगा? देखो L लेंथ पे चार्ज Q था, तो √3L/2 लेंथ पे चार्ज कितना होगा? यूनिटरी मेथड से हमको मिल सकता है ना, Q √3L/2. Q √3L/2 या √3Q. 1 सेकेंड, मैंने L क्यों लिया? उसकी जरूरत ही नहीं है. √3Q/2, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. पहले क्या लिया था? Q/2 लिया था ना, बिकॉज हाफ द लेंथ ऑफ द रॉड वॉज इनसाइड. अब लेंथ ऑफ रॉड इनसाइड इज √3L/2 या √3/2 टाइम्स द होल लेंथ. तो हाउ मच चार्ज विल बी एनक्लोज? √3/2 टाइम्स द होल चार्ज, that is √3Q/2 upon ε0, which is √3Q/2ε0. So this is the amount of charge which is enclosed, the amount of flux which is through all the surface, emitting through all the surface of the cube when the rod is inserted along the diagonal. ठीक है, सो ये दो केसेस बनते हैं. अभी ये दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? ऑफ कोर्स यहाँ पे 2ε0 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2ε0 डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर देखो यहाँ पे √3 टाइम्स Q है, यहाँ पे सिर्फ Q है. ऑफ कोर्स जब मैं अलोंग द डायगोनल रॉड को इंसर्ट करता हूँ, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द रॉड इज विद इन द क्यूब. So maximum charge is enclosed within the cube's surfaces. That means maximum flux is when you insert the rod in this way, this manner. और कोई तरीका ही नहीं है. सोच लो तुम रॉड को और कैसे इंसर्ट करके सेंटर तक पहुंचा सकते हो ताकि मैक्सिमम रॉड की लेंथ अंदर रहे. कोई तरीका नहीं. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू डू इट. सो दिस इज, यू कैन से, वन ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. Second question. A point charge Q is kept at the center of the cube. Find the electric flux associated with one of the surface. ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, वही क्वेश्चन पूछ लिया. अगर एक पॉइंट चार्ज को एनक्लोज किया सेंटर ऑफ क्यूब पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0. चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हमें सिर्फ वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब से पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. सो क्या होगा यहाँ पे? टोटल एरिया जो है क्यूब के सारे सरफेसेस का वो सेम है, राइट? और टोटल 6 सरफेसेस हैं. सो टोटल फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस विल बी 1/6 द टोटल फ्लक्स, दैट इज Q/6
6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक डाइपोल रखा है। द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नॉट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, बट द डाइपोल इज कंप्लीटली एनक्लोज विद इन द स्फीयर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सेंटर ऑफ डाइपोल सेंटर ऑफ स्फीयर पे हो या ना हो, डाइपोल पूरा अंदर है ना स्फीयर के। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। Q is one of the charge and L is the distance between the charges of dipole. You will be surprised to know the answer of this because there is no calculation involved. First question which I would like to ask you is how many charges are enclosed within the sphere? 2. एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों इक्वल चार्जेस है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस है बिकॉज वो दोनों डाइपोल के चार्जेस है। अब ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जब एनक्लोज्ड होंगे विद इन अ सरफेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सरफेस विल बी इक्वल। एंटरिंग एंड एग्जिटिंग मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा इस केस? 0। तो जब डाइपोल को तुम एनक्लोज करोगे किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। नेट चार्ज क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे आंसर 0 है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, डाइपोल लेंथ ये वो किसी की जरूरत नहीं। नो नेट फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द स्फीयर, 0 फ्लक्स। नेक्स्ट, ये भी इजी है, इसका आंसर तुम लोग दोगे मेरे को। A point charge Q is placed at the center of circular disk of radius r. Calculate the electric flux associated with the circular disk. Give me the answer, please. Sorry, Rahul? 0. Why? Why? Because the angle made is a 90 degree. The angle between area vector of the disk and the electric field along the surface of the disk is 90. Or you can say circular disk is not a closed body. Circular disk कोई closed body होता ही नहीं है, कोई closed surface है ही नहीं है, तो flat surface है, तो electric flux associated with the circular disk will be 0 because it is not a closed surface. तो यहाँ पे कोई फ्लक्स ही नहीं है, क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है तो फ्लक्स निकालेंगे कैसे हम लोग? गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर डिस्क इज अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट बॉडी, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलर डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज Ex एज अल्फा x, Ey एज 0, Ez एज 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? सिर्फ x डायरेक्शन में, वेयर अल्फा इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। देखो, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम सरफेसेस के साथ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा नहीं, क्योंकि y और z डायरेक्शन जो फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम से एसोसिएटेड सरफेसेस है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x की डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा EFGH और ABCD के साथ, मतलब लेफ्ट एंड राइट सरफेसेस के साथ। सो व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है। अब ईच फेस में मैं सिर्फ या तो ABCD लूंगा या तो EFGH, क्योंकि ये दोनों पैरेलल फेसेस हैं। मैं ये क्यूब के अंदर के चार्ज से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो आई एम ओनली कंसर्न विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फेसेस, सो आई विल टेक एनी वन ऑफ द फेस। सो एनी वन ऑफ द फेस, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द फेस विल बी हाउ मच? A², ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अल्फा टाइम्स एक्स, अल्फा टाइम्स एक्स इंटू A²। अल्फा टाइम्स एक्स इंटू A² इज द वैल्यू ऑफ EDS फॉर ABCD,
and value of EDS for EFGH. So alpha times x into a square will be the total electric flux. That's it. इसमें और कुछ करना नहीं है. मुझे सिर्फ इसका जो यहाँ पे वो लोग ने बताया है कि अल्फा टाइम्स एक्स को वो लोग ने अल्फा टाइम्स ए ले लिया है, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए. ये इंफॉर्मेशन हाँ यहाँ पे वो लोग ने क्लियरली बताई नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये भी ए है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी ए है. और हम लोग अगर कंसिडर करेंगे ये डिस्टेंस को, और अगर चार्ज को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू ए. बट ऐसी ज़रूरत नहीं है. अल्फा टाइम्स x इंटू ए स्क्वेयर, इफ x इज इक्वल टू ए देन अल्फा टाइम्स ए क्यूब यू कैन से, और अल्फा टाइम्स x क्यूब. सो अल्फा टाइम्स x इंटू ए स्क्वेयर इज फाइन, परफेक्टली फाइन. फॉर्मूला याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आई एम सॉरी SI यूनिट. Okay, next question है, there is one hollow sphere of radius 1 meter and it contains a charge of 8.85 microcoulomb at its center. एक hollow sphere है जिसकी रेडियस 1 मीटर और उसका चार्ज है उसके सेंटर पे 8.85 माइक्रोकूलम. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर पर यूनिट एरिया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर पर यूनिट एरिया. Electric flux per unit area is defined as flux density phi by A. तो पहले तो phi निकालना पड़ेगा. phi का फॉर्मूला क्या है? phi का फॉर्मूला है q by epsilon नॉट. q की वैल्यू पता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है मुझे, 8.85 इंटू 10 रेज टू, आई एम सॉरी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 1/4. एक मिनट, या आई थिंक यही है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 इंटू 10 रेज टू -12. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. वही तो लिखा है यहाँ पे. सो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकाला है. यू कैन डू इट लेटर ऑल्सो. फर्स्ट यू कैन फाइंड फाई, ठीक है. फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इज 8.85 टाइम्स 10 रेज टू -6 अपॉन 8.85 times 10 raised to -12, which is basically 10 raised to 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हो गया तुम्हारा फाई. अब तुम्हें ढूंढना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज फाई बाय ए, ठीक है. और तुम्हारा जो रेडियस है स्फीयर का वो है 1 मीटर. फाई की वैल्यू है 10 रेज टू 6, ए की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो 10 रेज टू 6 अपॉन 4 पाई, जो तुम्हारा आंसर है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी 7.96 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट न्यूटन पर कूलम. सो वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का. चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब कल खत्म करने वाले हम लोग चैप्टर. कल भी सेम रूटीन रहेगा अपना. फर्स्ट वी विल डू मैथ्स, जिसका मैं आज तुम्हें ट्रांसपोज का या जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसका वीडियो भेजता हूँ विथ एक्सरसाइज. एंड उसके बाद फिज़िक्स करेंगे हम लोग. सो 10 o'clock मैथ्स, 11 o'clock फिज़िक्स. सेम रूटीन फॉर टुमारो. टुमारो आई विश टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ फिज़िक्स so that this Friday will be its test and it will be a good one, big one. So I want you to be prepared because you guys had a good you can say amount of exposure with this chapter and we have taken a lot of time also. ठीक है. So इस Friday इसकी टेस्ट लेने वाला हूँ. Be prepared. So I'll see you tomorrow at 10 o'clock.